चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये रहा उसका सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सेलिएंट फीचर्स, क्लासिफिकेशन, लैंडमार्क केस, आर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स, कंक्लूजन। ठीक है, देखिए फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आर बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं विच आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पर गारंटी कर रखी है? पार्ट 3 में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3। ठीक है, ये राइट्स क्या करते हैं? दिस राइट्स इंश्योर्स डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन personality, ensures protection of dignity, protection of dignity of individual। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 3 में कंटेंट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ना लिख देते हैं वापस से, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है पार्ट 3 में। ठीक है, ये इंश्योर करते हैं कि इंसानों की पर्सनालिटी का अच्छे से डेवलपमेंट हो, इंसानों की डिग्निटी प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, कैसे करते हैं ये दोनों चीज़ें वो हम समझेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, जस्टिसेबल होते हैं ये। इसका मतलब है इफ़ वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली गो टू, यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट में आप जाएंगे आर्टिकल 226 में। तो हमने क्या समझा? फंडामेंटल राइट बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड है। कहाँ पर गारंटेड है? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन पर्सनैलिटी के अच्छे से डेवलपमेंट हो, ये इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन की डिग्निटी की रेस्पेक्ट हो, प्रोटेक्ट हो, कोई भी उसे हार्म ना करे। ठीक है, ये जस्टिसएबल होते हैं। इसका मतलब है कि यदि कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या होता है, राइट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, ऐसे लीगल राइट्स भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो लिखा है वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी के साथ कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अब वो आपको उसकी कार नहीं दे रहा है, डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है ना, तो आपको नीचे वाली कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, ट्रायल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, नीचे वाली कोर्ट में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आपको केस फाइल करना पड़ता है। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बट अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। ये डिफरेंस होता है एक बेसिक लीगल राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, चलिए अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। अच्छा, थोड़ा टाइप्स भी पढ़ लेते हैं यहीं पर ही। फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग कैटेगरी है, कौन कौन से टाइप्स है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
इसमें सब आ जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन, राइट टू इक्वलिटी में आ जाएगा कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी सरकार, धर्म, जाति, जेंडर के बेसिस पे सभी लोगों की नज़रों में इक्वल होंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन etc। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि इतने टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं, टोटल 6 होते हैं, 6 कैटेगरी होती है और उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं। चलिए, तो फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। हमने यही पढ़ा है अभी। दे आर कंटेंट इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज दे आर द मोस्ट बेसिक एंड इसेंशियल राइट्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर ये वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली 32 या 226 में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इनको फंडामेंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत की है, बहुत फंडामेंटल है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे ना, तो ना तो डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर पाएगी, ना ही जो सिटीजन्स है उस कंट्री के जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनकी भी प्रॉपर ह्यूमन ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए हम आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना। लिबर्टी मतलब ह्यूमन फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मानिए कि पुलिस ने आपको बेवजह, आपने कोई भी क्राइम नहीं करा, फिर भी पुलिस वाला आपको उठा के ले गया बेवजह, बिना कोई रीज़न के। ठीक है, उसने कोई रीज़न भी नहीं दिया, जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। अच्छा, अब BNSS/CRPC और आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि यदि पुलिस किसी को भी अरेस्ट करेगी तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो पुलिस वाला आपको उठा के ले गया बिना कोई रीज़न के, उसने आपको कोई रीज़न भी नहीं दिया, आपने कोई क्राइम भी नहीं कमिट करा था, फिर भी वो उठा के ले गया और आपको थाने में बंद कर दिया। अच्छा, अब वो आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं ले गया, अब क्या करेंगे? अब ये बोला जाएगा कि आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 ये बोलता है कि आप किसी को भी, किसी की भी लिबर्टी, किसी का भी फ्रीडम नहीं छीन सकते जब तक आप एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो ना करो। ठीक है, प्रॉपर लीगल प्रोसेस क्या है कि यदि आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो आपको उसको रीज़न बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम तुमको इस ग्राउंड पे इस क्राइम के लिए अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस को ये बताना पड़ता है। ठीक है, फिर अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो फिर 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जिसको अरेस्ट किया उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये भी प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है। तो ये दोनों वायलेट हो गई, क्योंकि ये दोनों लीगल प्रोसीजर अरेस्ट के दौरान फॉलो नहीं की गई है, तो बोला जाएगा कि आपका आर्टिकल 21 वायलेट हो गया। और अगर आर्टिकल 21 वायलेट होता है तो आप या आपके परिवार वाले डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, हेबियस कॉर्पस की एक रिट पिटिशन लगा सकते हैं आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के अंडर, और वो कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये बोलेंगे कि सर हमें अरेस्ट किया गया, कोई भी लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई। तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पर भी आप गए हो वो एक ऑर्डर पास करेंगी और आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट वायलेट क्या है आपका पास? लिबर्टी का। ठीक है, वायलेट किसने करा? पुलिस ने। अब क्योंकि वो वायलेट हो चुका है तो आप कोर्ट जाओगे और कोर्ट आपको बचा लेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इंश्योर्स इक्वलिटी। अब आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि हर इंसान लॉ की नज़रों में समान है। तो यदि एक करोड़पति आदमी या एक गरीब आदमी दोनों एक ही क्राइम करते हैं तो दोनों को सेम ही पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, मान लो एक ऑटो वाले ने मर्डर कर दिया और मान लो एक बिलीनियर ने मर्डर कर दिया, तो दोनों को सेम ही ट्रायल फेस करना पड़ेगी और दोनों को पनिशमेंट भी सेम मिलेगा। सेम पनिशमेंट से मतलब है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साल हो सकते हैं, बट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पे नहीं होगा कि ये पैसों वाला था और ये गरीब था। ठीक है, सिमिलरली ये मिस यूज़ ऑफ पावर, स्टेट पावर, जैसे वही पुलिस वाला मैंने एग्जांपल दिया, पुलिस वाले बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना कोई प्रॉपर लॉ प्रोसीजर फॉलो करे, बिना नहीं कर सकते, और अगर वो करेंगे तो आप हेबियस कॉर्पस ला के छूट जाओगे और फिर उसको ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पर भी आपने फाइल करी थी पिटिशन, वो उनके ऊपर फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगी। ठीक है, स्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, प्रमोट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन हटाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। ठीक है, सेलिएंट फीचर क्या है? सेलिएंट फीचर ये है कि दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल का मतलब होता है कि
if violated, you can go to courts under article 32, आर्टिकल 226। 32 में आप जाओगे एससी में, सुप्रीम कोर्ट में, और 226 में आप जाओगे हाई कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जनरली मोस्टली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं। देखिए समझिए, एक इंडिविजुअल बहुत कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। स्टेट बोले तो स्टेट में सब आ जाता है, गवर्नमेंट बेसिकली, आसान भाषा में बोले तो स्टेट में आ जाता है जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर्स, एमएलए, एमपी, ये सब स्टेट में आते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक इंडिविजुअल बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू दिस पीपल, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल को इन लोगों से बचाता है या इन इंस्टीट्यूशन से बचाता है। वापस पुलिस वाला ये एग्जांपल आप याद रखिएगा तो और चीज़ें समझ में आएगी कि पुलिस, अब एक पुलिस वाला एक साधारण आदमी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो वो अपने पावर का मिसयूज़ कर सकता है, तो इसलिए फंडामेंटल राइट आपको बचाएगा। अच्छा, अब फंडामेंटल राइट्स जनरली सिटीजन्स के पास ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स वही लोग इन्फोर्स कर पाएंगे जो भारत में पैदा हुए हैं, जिनके पास भारत की सिटीजनशिप है, ठीक है। बट कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन सिटीजन के पास भी होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो ये अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से आदमी इंडिया में आता है कुछ घूमने फिरने के लिए, तो उसके पास भी आर्टिकल 21 अवेलेबल रहेगा, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउड। अच्छा, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, इसका मतलब कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आप दंगे करवा सकते हो, आप हेट स्पीच दे सकते हो, आप डिफेमेशन कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपके पास ये है कि आप कुछ भी स्पीच दो, कुछ भी अपने थॉट एक्सप्रेस करो, बट आप ऐसे थॉट एक्सप्रेस नहीं करोगे जिससे दंगे हो जाए, जिससे हेट स्पीच फैले, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब वही है कि इनको रोका जा सकता है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि उन्हीं आर्टिकल्स में लिखी होती, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन टोटल 5 टाइप के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 टाइप के होते हैं एक्चुअली, यहाँ पर हमने 5 ही लिखे हैं, थोड़ी गलती हो गई लिखने में। देखिए, पहला होता है फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हमने ये लिखना भूल गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोले तो आर्टिकल 32, ठीक है। तो टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं, इनके अंदर अलग अलग होते हैं, ये बेसिकली कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या है ये। देखिए, पहला है इक्वलिटी का राइट, ठीक है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब लॉ के समक्ष, लॉ के सामने सभी इक्वल, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 बेसिकली ये बोलता है कि स्टेट कोई भी तरह से किसी भी इंसान के साथ, किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है। किस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी कि इस पार्क में इस रिलीजन के लोग नहीं जा पाएंगे, इस कास्ट के लोग नहीं जाएंगे, इस होटल पर, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये जेंडर के लोग नहीं जा पाएंगे, इस टाइप के लॉ नहीं बनाएगी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, ये बोलता है कि हर इंसान को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोले तो सरकारी नौकरियाँ, सरकारी
हॉस्पिटल में या विभाग होते हैं, जो भी कलेक्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए अलग से, ठीक है, तो उसमें आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आर्टिकल 16 बोलता है। ये बहुत डिटेल में अलग अलग चीज़ें बोलता है, लेकिन हम अभी समरी में कवर कर रहे हैं क्योंकि पूरी वीडियो हम हर फंडामेंटल राइट कवर करना है ना, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। पहले इंडिया में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी कि कोई किसी को हाथ नहीं लगाता था, खासकर ऐसा माना जाता था कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत नीचे हैं, तो उनको अगर हम हाथ लगाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबोलिश करता है। टाइटल्स बोले तो जैसे पहले टाइटल्स होते थे महाराजा, राजा, नवाब, ये अब अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी में हम मानते हैं, ठीक है। तो ये सभी आर्टिकल की एक एक लाइन आप याद रखिएगा और लिख देना एग्जाम में। आर्टिकल 19 से लेकर 22 फ्रीडम की बात करते हैं। कौन कौन से फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सब कुछ, ठीक है। आर्टिकल 20 बात करता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, ठीक है। इसका मतलब कि एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा, पहली बात। ये होता है डबल जियोपार्डी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब आप किसी भी इंसान से उसी के अगेंस्ट एविडेंस नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, अब पुलिस उस इंसान को कुछ केमिकल डाल के सच नहीं उगला सकते उससे, ठीक है। कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो आप अगर लगा दो तो सामने वाला फिर झूठ नहीं बोल पाता है, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आप किसी भी इंसान को अपने ही अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। डबल जियोपार्डी मतलब 2 बार एक ही क्राइम के लिए पनिश करना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस मतलब, इसका मतलब ये होता है कि पुराने नया कानून लगा के पुराने एक्ट को पनिश नहीं कर सकते। मान लीजिए आज के दिन आपने कुछ एक्ट करा जो कि आज क्राइम नहीं था, लेकिन कल एक पार्लियामेंट लॉ पास करती है और बोलती है कि हर एक्ट जो कि आपने जो कल करा था वो भी क्राइम है, और आपको कल वाले एक्ट के लिए पनिश कर देती है जो एक्चुअली क्राइम नहीं था जब कल आपने वो एक्ट किया था, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो बेसिकली जितने भी क्रिमिनल लॉ है उनकी एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव होगी, मतलब जिस दिन क्रिमिनल लॉ पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट कर दिया जाएगा उसी दिन से ही आप उस एक्ट के लिए पनिश कर सकते हो। अगर सेम एक्ट अगर एक दिन पहले हो गया तो उसके लिए आप सामने वाले को पनिश नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ मिलती है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकते बिना प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो किए बिना। ये सभी आर्टिकल्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग द समरी। आर्टिकल 22 पर आते हैं। आर्टिकल 22 बोलता है आर्बिट्री अरेस्ट नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस के सामने पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट आर्टिकल 22 ये बोलता है कि यदि पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जिसको भी अरेस्ट किया गया उसके पास ये राइट है कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सके, ठीक है। आर्टिकल 23 बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं करना है, और 14 साल से नीचे का बच्चे को किसी भी हजार्डियस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि हर इंसान अपने हिसाब से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, मान सकता है, किसी भी भगवान या रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, उसके बारे में प्रचार कर सकता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि इंडिया सेक्युलर स्टेट रहे, बट अगेन ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप रिलीजन के नाम पे कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़े या मोरालिटी के अगेंस्ट हो या जिससे हेल्थ खराब हो, ठीक है। आर्टिकल 29-30 ये बेसिकली माइनॉरिटी को स्पेशल राइट देते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। ये लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करते हैं, कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये इसे हार्ट और सोल बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का।
ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, ठीक है। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि यदि आपने फंडामेंटल राइट वायलेट किए, यदि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 32 में ये रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो और इनमें से 5 में से कोई सी भी एक रिट इशू करवा सकते हो। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। अगर आपको कोई इलीगली अरेस्ट कर ले तो यू कैन फाइल दिस, प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। मेंडमस, मेंडमस का मतलब होता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है ढंग से, तो आप मेंडमस का केस फाइल, मेंडमस की रिट फाइल कर सकते हो और उससे अपनी पब्लिक ड्यूटी करवा सकते हो। सर्शियोरी, प्रोहिबिशन करते हैं पहले। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपने जुरिस्डिक्शन क्रॉस करने से रोकती है, ठीक है। आपको लग रहा है कि नीचे वाली कोर्ट है वो कुछ आपके खिलाफ गलत एक्शन ले रही है, तो आप सर्शियो प्रोहिबिशन की रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। सर्शियोरी, सर्शियोरी की तब फाइल की जाती है जब लोअर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया जो कि जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड है, ठीक है। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो कोई पब्लिक सर्वेंट पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, पर उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। मान लीजिए एक आदमी कलेक्टर बनकर काम कर रहा है लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है कलेक्टर की, उसने यूपीएससी क्लियर नहीं किया, उसने जो भी सर्विस रूल्स होते हैं रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं की, लेकिन वो फिर भी राजनीतिक कनेक्शन की वजह से कलेक्टर बन गया, उसको कुछ नहीं आता है। तो अगर कोई ऐसा, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, बट अगर हो जाता है तो आप क्यों वारंटो की रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई तुम बताओ कि तुम किस अथॉरिटी से उस पोस्ट पे बैठे हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे लैंडमार्क केस ये है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये ऑलमोस्ट हर आंसर में आपको मिलेगा ये केशवानंद भारती वाला केस, क्योंकि इसमें ये बोला था फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा दिया था। इसका मतलब क्या होता है वो हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, आपको बस अब इतनी लाइन लिखना रहेगी। अच्छा, क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होते हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेट स्पीच दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफेमेशन करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्पीच दोगे जिससे दंगे हो जाए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 19 में लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसे ही आर्टिकल 19(2) में लिखा है कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी है। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंस में वही बात है, प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी करते हैं, इंडिविजुअल डिग्निटी को करते हैं, इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट, देखिए फंडामेंटल राइट्स वही होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लीगल राइट नॉर्मल एक्ट से आते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आर्बिट्रेशन एक्ट, ईटीसी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स है, लीगल राइट ऐसे हैं जो कि नॉर्मल लॉ के द्वारा दे रखे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, टॉर्ट लॉ, ठीक है। सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये नॉर्मल लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। लीगल राइट वायलेट होते हैं तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, इसका मतलब पहले आपको ट्रायल कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। फंडामेंटल राइट जनरली स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, कभी कभी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी होते हैं। प्राइवेट पर्सन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आपको इलीगली डिटेन करके रख रहा है अपने घर में, तो आप हेबियस कॉर्पस के डाल सकते हो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी, जरूरी नहीं हो कि वो स्टेट का पार्ट हो, पुलिस हो। सिमिलरली लीगल राइट तो आप सबके अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकते हो, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकते हो, कंपनी के अगेंस्ट भी कर सकते हो, स्टेट के अगेंस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट को जनरली रिमूव नहीं कर सकते अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लीगल राइट को तो कभी भी आप चेंज कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। ये ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, कम प्रोटेक्शन देते हैं। सस्पेंशन, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता, बाकी सभी हो जाएंगे। एग्जाम्पल, राइट टू इक्वलिटी फ्रीडम, इधर कंज्यूमर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कंक्लूजन में ये लिखना, बैकबोन होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इंश्योर करते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। इनका इंटरप्रिटेशन अभी जुडिशरी ने इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया है, मतलब बहुत सारे नए राइट्स को इंक्लूड कर दिया है। आर्टिकल 21 देखा जाए तो 2 लाइन का है,
बट उसके ऊपर आप कम से कम 2-3 किताबें लिख सकते हो, इतना कंटेंट है। वो कंटेंट कहाँ से आया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे राइट टू आर्टिकल 21 में ये लिखा है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो लाइफ है आर्टिकल 21 में जो वर्ड लाइफ है उसका मतलब क्या है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हज़ारों जजमेंट दे रखे हैं कि लाइफ के अंदर क्लीन वाटर भी आएगा, क्लीन इन्वायरमेंट भी आएगा, राइट टू शेल्टर भी आएगा, बहुत सारी चीज़ आएगी, राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय जुडिशियल अथॉरिटी। चलिए तो अब इसको समराइज कर देते हैं हम। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऐसे बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो, ह्यूमन पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अच्छे से हो और ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट किए जाए। ये स्टेट के पावर को भी लिमिट करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि स्टेट आर्बिटरीली एक्ट ना करे। ठीक है, पार्ट 3 में दे रखे हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में। ये जस्टिसेबल होते हैं, इसका मतलब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो अगर ये वायलेट होते हैं तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है, घुमा फिरा के सेलियंट फीचर में भी यही करना है, जनरली स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन 6 टाइप के होते हैं, इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोटेशन, रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, बाकी एक एक 2-2 लाइन आपको हर आर्टिकल पे लिखना पड़ेगी, ये आप याद कर लोगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी हम इनको डिटेल में पूरा कवर करेंगे, इन पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे, राइट टू इक्वलिटी पे एक वीडियो, फ्रीडम पे एक वीडियो। ठीक है, तो वहाँ पर हम डिटेल में कवर ऐसे भी करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी इतना डिटेल में कवर नहीं करा है। मेजर केस लो, केशवानंद भारती, मेनका गांधी। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होते, ये क्वेश्चन आता है, ये आपको पूरा एग्जाम्पल भी लिख देना, ये भी लिख देना। ठीक है, इंपॉर्टेंस वही है जो हमने अभी लिखी है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट, दोनों में डिफरेंस यही है मेनली कि आप ये डायरेक्ट, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली जा सकते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लीगल राइट्स में नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लीगल राइट नॉर्मल एक्ट देते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, कंज्यूमर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंक्लूजन। ठीक है, विद दैट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। चलिए बाय बाय, टाटा।